नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, और उसके पहले कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होगी, जो कि मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर ही यात्रा होगी। एक बात ये, और दूसरा, आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, नागपुर से कांग्रेस पार्टी एक महारैली कर रही है तैयार हम के नाम से। ये जो पूरा सियासी गणित बनाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, इसके मायने क्या है? और जो आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के बड़े नेता अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से बचना भी चाह रहे थे, और न्योते को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे कई नेताओं को लेकर, तो उसके बाद ये नई रणनीति बनाई गई ताकि सारे नेता यात्रा में बिजी नजर आए। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस यात्रा का शुरू होना, और क्या जो समय रखा गया है वो देर तो नहीं हो गई है, ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस पर पूरी बात समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, ये जो आरोप लग रहे हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 14 जनवरी से यात्रा आनन फानन में तय की गई है, उसके पहले भी कई बार ये चर्चा हुई कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होनी है, लेकिन अभी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये इसको सही तौर पर देखें, केवल राजनीति है ये? नहीं, मुझे लगता है टाइमिंग पे सवाल उठाना ठीक इसलिए नहीं है कि आप खुद देखिएगा, पूरा 30 जनवरी को यात्रा ख़त्म होती है, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद भाई 2-3 महीने का तो रेस्ट चाहिए तो है नहीं। 30 जनवरी के बाद अब 1 फरवरी शुरू कर दें, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाते हैं 5 राज्यों के, उसमें व्यवस्था हो जाती है, और विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई है। तो जाहिर है कि जो गैप था, थोड़ा सा विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी असर पड़ा। अगर नतीजे बहुत उत्साहजनक होते कांग्रेस के लिए तो शायद यात्रा हो सकता है दिसंबर में ही निकल जाती, लेकिन चूंकि नतीजे अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, खासकर इन 3 राज्यों में, तेलंगाना को छोड़ दें, तेलंगाना में सफलता मिली, तो विचार विमर्श हुआ होगा कि यात्रा कब निकाली जाए कि न निकाली जाए। ऐसे माहौल में जब पार्टी, और तय हुआ कि निकाली जाएगी तो निकाली जाएगी, तो जनवरी से निकालना था। अब जनवरी से 14 जनवरी चूँकि मकर संक्रांति का दिन है, और भारतीय संस्कृति में, भारत में उसका एक महत्व है विशेष, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसको शुभ माना गया है, तो उस दृष्टि से 14 जनवरी तारीख रखी गई होगी। अब मैं इसकी टाइमिंग पे आता हूँ कि लोग, जैसे कई बार आप शायद हो सकता है आप अगला सवाल भी यही करें, तो मैं पहले ही उसमें बात कर देता हूँ कि क्या देर तो नहीं हो गई है लोकसभा चुनाव से पहले? इसलिए क्योंकि 14 जनवरी से 20 मार्च, और मार्च में जब हम होंगे तब तक आचार संहिता शायद लग चुकी होगी। नहीं, मार्च में तो देखिए 10 मार्च के आसपास चुनाव की घोषणा हो जानी, पिछली बार भी 8 या 9 मार्च को हुई थी, तो ये करीब करीब समय ऐसे ही होता है। वो इसीलिए रखा गया है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को ख़त्म होती है। पहला चुनाव कहाँ होता है? कर्नाटक में। कब होता है? मई में। उसका फ़ायदा कांग्रेस को सीधा मिलता है ना। उसके बाद तेलंगाना में तो मिला फ़ायदा, लेकिन बाकी राज्यों में, जहाँ जहाँ, छत्तीसगढ़ तो गई नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश गई, राजस्थान गई, लेकिन वहाँ तब तक वो असर जो है फेड आउट हो गया, और जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये चूँकि बिल्कुल 20 मार्च की यात्रा जब समाप्त होगी, उस वक्त देश चुनाव में प्रवेश कर चुका होगा, और उसके तुरंत बाद चुनाव की कैंपेनिंग और तेज हो जाएगी। तो जो यात्रा का जो असर है, मुझे लगता है शायद ये सोचा गया होगा कि वो यात्रा का जो असर है वो लोगों के मानस पर रहेगा, जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरेगी वहाँ के, तो उसका कुछ लाभ पार्टी को मिल सकता है या गठबंधन को मिल सकता है। देखिए, ये यात्रा जिन राज्यों से होकर आ रही है, वहाँ कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा इंडिया अलायंस के घटक मजबूत हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल, 3 राज्य अगर आप मान लीजिए, झारखंड में भी वो है आपका GMM, और लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं, और लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं। तो इसका जो फ़ायदा समग्र रूप से जो भी मिलना है यात्रा का, वो कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस के घटकों को भी मिलना है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती है, क्योंकि उसकी सीटें वैसे ही कम है, और इंडिया अलायंस को जितना फ़ायदा होगा उतना ही कांग्रेस को फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के समय रखा गया, क्योंकि इसके बाद तो फिर समय बचता ही नहीं, पहले आप कर नहीं पाए, तो समय यही होना था, और इसका एक कारण ये भी है। ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात, जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी की यात्रा और नागपुर में हो रही रैली, कि आरएसएस को चुनौती है, ये रणनीति किस तरीके से सेट की गई है? देखिए, आरएसएस के साथ तो राहुल गांधी की लड़ाई खुलेआम चली रही है, वो कोर्ट में भी चल रही है और सड़क पे भी चल रही है, और वैचारिक रूप से राहुल गांधी ने एक तरह से उसको अपना एजेंडा बना लिया। जबकि बड़ा दिलचस्प है, राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े अच्छे संबंध थे संघ के नेताओं से, और राजीव गांधी जी जो उनके पिता थे, उनकी भी मुलाकात कई बार संघ के प्रमुख नेताओं से उस दौर में हुई थी।
लेकिन राहुल गांधी इस मामले में बिल्कुल, उनकी जो लाइन है वो बिल्कुल संघ के विरोध में है। वो बीजेपी से ज़्यादा संघ का विरोध करते हैं। उनको लगता है कि बीजेपी का की जो प्राणवायु है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उस पर हमला करते हैं। देखिए, ये चुनौती की ज़्यादा बात है, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम। नागपुर जो है बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है, और नागपुर ही वो भूमि है जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। और कांग्रेस के लिए भी नागपुर बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का जो है बहुत प्रसिद्ध माना गया आज़ादी के आंदोलन से पहले के दौरान। तो और महाराष्ट्र जो है इस बार, चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस अभी भी, भले वो गठबंधन में है, लेकिन कमोबेश बेहतर स्थिति में है कांग्रेस। आप देखिए पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में, मैं तो गया था उस चुनाव में, कांग्रेस मतलब चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, ये स्थिति थी महाराष्ट्र में। एनसीपी के साथ गठबंधन था, एनसीपी के पोस्टर तो दिखते थे लेकिन कांग्रेस के नहीं दिखते थे, और नतीजा ये हुआ कि एनडीए ने वहाँ ज़बरदस्त सफलता हासिल की। तब शिवसेना बीजेपी का हिस्सा थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं जिसमें शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ रहे थे, वहाँ वो चुनाव भी मैंने कवर किया जाके, और उसमें भी लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस लड़ रही चुनाव। बावजूद उसकी कांग्रेस 42-43 सीटें जीत गई, जो कि लोग हार्डली कांग्रेस उस बात करो कहते थे 15-20 सीटें 22 सीटें आ जाए भाई बहुत, लेकिन वो 42-43 सीटें जीत गई कांग्रेस। तो बाद में कांग्रेस ने कहा कि हम लोगों को इतना अंदाज होता तो हम थोड़ा जोर और लगाते तो हमारी सीटें और हो जाती, बढ़ जाती। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का आधार अभी बचा हुआ है, और कांग्रेस की कोशिश ये है कि महाराष्ट्र में इसलिए भी कर रही है कि नागपुर में एक अधिवेशन, महाधिवेशन करके, अपना ये रैली करके, समारोह बना के, एक तो सहयोगी दलों को थोड़ा दबाव में लाएगी ताकि सीट शेयरिंग में, क्योंकि एक सीट थी उसकी तो एक सीट तो लड़ेगी नहीं, ताकि जो 48 सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें उसकी एक शेयर है, सम्मानजनक स्थिति हो। जो पहले बात थी कि 16 सीटें थी लड़ेंगे, तो 16 लड़ता 48 होती हैं, या 16 लड़े, या 15 लड़े, या 14, मतलब कांग्रेस। दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण ये है जो आपने कहा कि नागपुर चूँकि संघ का मुख्यालय है, संघ के मुख्यालय होने के बावजूद 2014 से पहले नागपुर सीट कांग्रेस जीतती थी। वो तो नितिन गडकरी 2014 में जीते, और उसके बाद 19 में जीते, और विदर्भ में कांग्रेस बहुत अच्छा करती रही है। तो ये भी एक कारण है। तो ये सब कारण मिला के उन्होंने नागपुर का चयन किया, वरना वो दिल्ली में भी बना सकते थे, लेकिन शायद यही रणनीतिक कारण रहे होंगे। और देखिए दिन भर वहाँ मीटिंग चल रही है, और मैं देख रहा था टेलीविज़न पे, महाराष्ट्र के सारे नेता कांग्रेस के वहाँ बैठे हुए हैं और सब बोल रहे हैं। तो एक तरह से पार्टी को गैल्वनाइज करना, कैडर को उत्साहित करना, मोबिलाइज करना, और फिर यात्रा भी आएगी महाराष्ट्र, उसके लिए भी तैयार करना, तो ये सारे कारण तो हैं। नागपुर का चयन मुझे लगता है इसीलिए किया गया। और संघ का मुद्दा वो भी मानस में कहीं ना कहीं होगा कि संघ का मुख्यालय है तो वहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन करें। यह बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए एक बात अभी कुछ देर पहले जो हम चर्चा भी कर रहे थे, जिस वक्त मीडिया से बात हो रही थी भारत न्याय यात्रा को लेकर, यात्रा पर वापस लौटते हैं यात्रा को लेकर, तो पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या अयोध्या, अमेठी, रायबरेली से यात्रा गुजरेगी, क्योंकि रूट में यूपी भी है और उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला जिला है, कांग्रेस यहाँ पर चाहेगी कि ज़्यादा दमखम दिखाए और ज़मीन अपनी वापस अपने कब्जे में ले, तो उस पर जिस तरह का रिएक्शन जयराम रमेश की तरफ से आया, बिना कोई जवाब दिए, एक तरीके से थोड़ा इरिटेट होते हुए कि सिर्फ यात्रा पर बात कीजिए, और सवाल तो यात्रा पर ही था, लेकिन उसको भी वो इग्नोर कर गए, एक। और दूसरा, क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कन्वर्जन वोट में था, जो हमने देखा जिस तरह से, क्या टाइमिंग की वजह से वो कन्वर्जन पर यहाँ प्रभाव पड़ जाएगा? अगर टाइमिंग बिल्कुल चुनाव के बगल में होगी तो वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वो सब, वो भीड़, वो प्यार, वो सब कुछ वोट में? पहला तो जो जयराम रमेश वाला मुद्दा, जयराम रमेश पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी समय से कांग्रेस के तमाम विभिन्न पदों पर रहे, यूपीए सरकार में मंत्री रहे, तो और मीडिया के इंचार्ज हैं पूरे। तो जिस तरह का मैंने वो देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जयराम रमेश इस तरह रिएक्ट करेंगे। जयराम रमेश को मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं तो यही कहता कि भाई अगर वो बचना चाहते थे इस सवाल के जवाब से, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या की, तो बेहतर तरीका ये था कि भाई अभी हमने बड़ा मुख्य रूट फाइनल किया है, लेकिन राज्यों में कहाँ कहाँ जाएंगे उसका रूट अभी फाइनल हो रहा है, जब फाइनल हो जाए आपको बता देंगे। ये अच्छा, अब ये एकदम से यात्रा वो सवाल तो यात्रा पे ही था। ठीक है, ज़्यादा माइक्रो डिटेल्स के बारे में पूछ रहे थे पत्रकार, तो आप कह देते हैं माइक्रो डिटेल तैयार नहीं, हम जैसे ही होगा हम बता देंगे आपको। एक तो ये, दूसरा ये है कि शायद जयराम जी को उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं, होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ से कभी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत अर्जित करती थी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और फिर सोनिया जी और राहुल गांधी, सारे नेता उनके उत्तर प्रदेश से ही आते थे। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत यह है कि उसके पास 2 विधायक हैं और 1 सांसद सोनिया जी और 2.5% वोट है विधानसभा का, लोकसभा में थोड़ा ज़्यादा था। तो उस उत्तर प्रदेश को आपको रिवाइव करना है तो आप सवालों से बच के रिवाइव नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश को, सवालों को कन्फ्रंट करके आप रिवाइव कर सकते हैं। एक तरफ उनके पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के जो अजय राय जी हैं, उन्होंने बाकायदा मैं इंटरव्यू देख रहा था कि बब्बर शेर की तरह हम जुट रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हम घूमेंगे, करेंगे, यात्रा निकालेंगे। दूसरा, आप उत्तर प्रदेश सवाल से बच रहे हैं। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ, मेरा अपना मानना है कि अयोध्या कोई भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर थोड़ी है, आप खुद ही बनाए दे रहे हो उसका हेडक्वार्टर। आप कहिए कि हाँ अयोध्या अभी रूट हम फाइनल कर रहे हैं, हम अयोध्या भी जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे, अमेठी भी जाएंगे, जहाँ जहाँ जा सकते यात्रा जाएगी, क्या दिक्कत आ रही है। और अमेठी रायबरेली तो आपका गढ़ है, भले आप राहुल गांधी चुनाव हार गए, आज भी अमेठी में लोग कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त वोट है। चुनाव हारना जिसका, इंदिरा गांधी रायबरेली चुनाव हार गई तो क्या रायबरेली उन्होंने छोड़ दिया? आखिरी चुनाव हालांकि मेडक से लड़ी वो और 2 जगह से लड़ी थी, रायबरेली छोड़ा था, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस अभी भी है। फिर उत्तर प्रदेश को, उनको, जयराम जी को ये याद करना चाहिए कि 1989 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश के और चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश गए तो पहला चुनाव प्रचार, पहली सभा उन्होंने अयोध्या में की थी। तो राजीव गांधी को तो नहीं खारिज कर सकते, नरसिम्हा राव को कर दें, खारिज कर दें, लेकिन राजीव गांधी तो नहीं कर सकते ना खारिज। तो मुझे लगता है थोड़ा जयराम जी को और कांग्रेस के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सवालों से उनको बचना नहीं है, उत्तर प्रदेश के सवालों से उनको जूझना है। लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। अब दूसरी बात, मैं वोट के कन्वर्जन पर जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाली गई, एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, जयराम जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो दिल्ली में बैठ के दरबार की राजनीति करते हैं, आज नहीं, मैं 2004 के से कह रहा हूं इस बात को, वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होने का मतलब उन तमाम सारे नेताओं की राजनीतिक दुकान बंद हो जाना है। हाँ, ये इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है और कई नेता हैं ऐसे, कई नेताओं ने इस बात को अपरोक्ष रूप से कहा। मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं यूपीए सरकार के दौरान कई नेताओं के बारे में कह रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो गई तो हमारा क्या होगा। हाँ, ये एक अंदर की राजनीति अलग दिशा में चलती रहती तो है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश के सवालों से जूझना ही नहीं चाहते, आप उत्तर प्रदेश के सवालों से बचना चाहते हैं। तो फिर ऐसे लोकसभा के चुनाव में आप कैसे जाइएगा? आप जो सपने लेकर चल रहे हैं, क्या इंडिया अलायंस के दम पर ही आप जीत जाएंगे? ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और सोनिया जी को समझना पड़ेगा ना। बाकी नेता, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे जयराम रमेश हो या दूसरे नेता हो, ये इनसे नहीं होगा। ये तो इन चारों में से लोगों को समझना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को समझना पड़ेगा पार्टी को यूपी मजबूत करना है कि नहीं करना है। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, प्रियंका गांधी यूपी की इंचार्ज नहीं, अब तो हट गई हैं। ये इन लोगों को समझना पड़ेगा जो खेवन हार है कांग्रेस पार्टी की। तो ऐसे में अब कई चर्चाएं, एक तो यात्रा को लेकर सवाल, यूपी गुजरेगी यात्रा, बिहार गुजरेगी यात्रा। बिहार में भी अगर हम देखें कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से आपने पहले बहुत अच्छे से समझाया कि थोड़ा टाइम गैप हो गया, चलिए उसको मान लेते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जो टाइम गैप कम होगा वो वाकई वोट में कन्वर्ट होगा? ये एक बड़ी चर्चा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा भारत न्याय यात्रा है। तो भारत न्याय यात्रा एक तरह से इलेक्शन कैंपेन ही होगा, आप ये मान के चलिए। उसको आप चुनाव प्रचार से अलग मत देखिए, क्योंकि चुनाव प्रचार में तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, रोड शो करते हैं, नहीं करते? तो इसमें भी कई रोड शो होंगे, जब वो बस से चलेंगे तो लगातार रोड शो होगा और सब सारे राज्यों में उसमें चुनाव का वो माहौल होगा। दूसरा, कहीं कहीं जनसभाएं भी होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, जो भी होंगी तो भी चुनाव से तो सब कुछ बिल्कुल चुनाव प्रचार जैसा ही होगा, ये यात्रा होगी। इसको आप चुनाव प्रचार का एक हिस्सा मानिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव प्रचार का असर पड़ता है तुरंत वोटों पर, वैसे इसका भी असर पड़ेगा। वो यात्रा चूंकि पहले हो गई थी, कर्नाटक में असर पड़ा, लेकिन बाकी जगह नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि तब तक उसका ज्वार, जो भी प्रचार प्रसार था, उतर चुका था। इस यात्रा में अगर आप सोचिए ये चुनाव 3 राज्यों के मई में हो जाते हैं कर्नाटक के साथ, तो आप देखते परिणाम और थोड़ा डिफरेंट होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कार्यकर्ता आपका एकदम चार्ज होता है, उसका उत्साह बढ़ा होता है। और जिस तरह उस वक्त राहुल गांधी की छवि को लेकर के सब जगह चर्चाएं थी और एक सकारात्मक छवि बन रही थी, उनकी बनी थी, उसका असर पड़ता पार्टी पर। उसके बाद फिर धीरे धीरे गैप हो गया और तमाम सारी दूसरे सवाल आ गए और
तो ये मुझे लगता है कि इस दृष्टि से इस यात्रा का सकारात्मक फायदा कांग्रेस उठा सकती है अगर ढंग से अपने कार्ड्स खेले। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन के घटक दल वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जितना इस यात्रा सफल होगी उसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि वही इंडिया गठबंधन को। हाँ, यही मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा था कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की होगी या इसमें इंडिया गठबंधन का दमखम भी दिखेगा। अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, और ऐसे में और जिन राज्यों से आप गुजरेंगे, जिस तरीके से शुरुआत में आपने कहा कि वो राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, तो क्या उनका सहयोग लिया जाएगा, उनके दमखम को और आगे बढ़ाया जाएगा इसलिए कि हम सब आगे बढ़ सकें? ऐसा होगा इसमें? देखिए, आप भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी उसमें आप देखिए, जब यात्रा शुरू हुई थी तो कन्याकुमारी से शुरू हुई जी। तमिलनाडु में गठबंधन था, डीएमके शामिल हुई उसमें, तो स्टालिन आए उसमें। हाँ। केरल से निकली तो लेफ्ट के लोग उसमें शामिल नहीं हुए, केरल की स्थानीय इकाई ने उसका विरोध किया, लेकिन सीताराम येचूरी ने उस यात्रा के बारे में सकारात्मक टिप्पणी की। उसके बाद कर्नाटक तो इनका अपना राज्य था, तेलंगाना इनका अपना राज्य था, वहाँ कांग्रेस रही। महाराष्ट्र में उसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए और सुप्रिया सुले भी शामिल हुई, तो शिवसेना और उनका भी शामिल हो गया। उसके बाद बिहार में तो गई नहीं यात्रा, तो अब जाएगी। जिन जिन राज्यों में गई जहां उनके सहयोगी दल थे वो शामिल हुए, और तब इंडिया गठबंधन बना नहीं था। अखिलेश यादव ने को कहा गया कि भाई, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गई थी, तो अखिलेश यादव ने पहले तो उनका मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, फिर बाद में जब उनको निमंत्रण गया तो उन्होंने अपनी एक चिट्ठी लिख दी सफलता की कामना करते हुए, और कहा भाई हमें सफलता कामना करता हूँ, जैसे ना आउटसाइड सपोर्ट दे दिया उन्होंने। जयंत चौधरी ने खुल के सपोर्ट किया। जयंत चौधरी की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, मैंने याद है उस यात्रा में बाकायदा अपनी पार्टी का झंडा लेकर के समर्थन में थे। तो मुझे लगता है कि इस बार यात्रा तो राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन सहयोगी दल भी इसमें, एक तो सहयोगी दलों को न्योता जरूर जाएगा, जो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की स्पिरिट के हिसाब से कल परसों में उनका न्योता उनको जरूर जाएगा, कल परसों जब भी जाए। और कोशिश तो यही होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की कि उनको भी शामिल इन्वॉल्व करें इसमें, और बेहतर होगा बिहार में लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी यादव, ये लोग अगर उसमें शामिल होते हैं टोकन के रूप में ही सही, उनका तो उसका एक असर पड़ेगा। ममता जी वहाँ मान लीजिए पश्चिम बंगाल में स्वागत करती हैं तो उसका असर पड़ेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और जयंत जी जुड़ते हैं, तो अगर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल या झारखंड में वो हेमंत सोरेन शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से उनको इसका फायदा मिलेगा, और ज़्यादा फायदा उनको इसलिए मिलेगा क्योंकि प्लेयर वो बड़े हैं इन राज्यों में। प्लेयर भाई यूपी में अखिलेश यादव हैं, ज़्यादा सीटें वो लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, जेडीयू आरजेडी बिहार में, तो बाकी नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अपना जो फायदा ले पाए, लेकिन इन राज्यों में इन्हीं को फायदा मिलना है, क्योंकि ये एक तरह, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक तरह से इलेक्शन कैंपेन का एक पार्ट होगा। यात्रा जो है टाइमिंग ऐसी है कि वो इलेक्शन, अब राहुल गांधी को अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रचार करने के लिए, मीटिंग लगा करके उसी फ्लो में 20 मार्च तक तो उसी फ्लो में आ जाएंगे वो कवर करते हुए जी। वो पूरा फेज ही वही है, और जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण बात करें। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी तक देखिए इंडिया गठबंधन, ये सवाल इसलिए किया था मैंने, अभी तक इंडिया गठबंधन को हम देखें बैठकें तो हो गई, लेकिन कुछ दिखा नहीं, कुछ ऐसा फैसला नहीं आया कि हाँ हमारा नेतृत्व क्या होगा, हमारी दशा दिशा क्या होगी, हम किन मुद्दों पर आगे बात करेंगे। अब टेक्निकली अगर कहें तो चुनाव में भी बहुत टाइम नहीं है, और जितना बीजेपी को आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है काम करते हुए, एक चुनाव खत्म होता है वो दूसरे की तैयारी में, उसकी रणनीति में लग जा चुके होते हैं। बीजेपी तो उसमें जैसे 2024 में चुनाव लड़ रही है, वो 29 से तैयारी में लगी हुई है, तो ये इंडिया गठबंधन में अभी भी ये चीजें नहीं दिख रही है। तो क्या 14 जनवरी में भी अब बहुत वक्त नहीं कि उसके पहले कुछ तय होगा और उसके बाद तय होगा, तो कैसे होगा? यात्रा में सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के खासकर सभी बड़े नेता यात्रा में इन्वॉल्व हो जाएंगे राहुल गांधी के साथ, तो ऐसे में कैसे इंडिया गठबंधन वो मूर्त रूप लेगा जिसकी बार बार कल्पना की जा रही है? नहीं, देखिए इसका जो स्ट्रेटजी का पार्ट है वो ये है, एक तो जहां तक सीट शेयरिंग एक बड़ा सवाल है, सीटों की साझेदारी हिस्सेदारी जो है, घोषणा तो ये हुई है 31 दिसंबर तक वो मोटा मोटा तय कर लेंगे जी। जो कुछ सीटें बचेंगी मान लीजिए ज़्यादा जिन पर डिस्प्यूट होगा वो थोड़ा 2-4 दिन बाद करेंगे, हफ्ते भर, और उसका एक फार्मूला भी बना लिया है इन लोगों ने कि सीटिंग गेटिंग, जो जहाँ जीता है तो उसकी वो सीट हो गई पहले। दूसरी जो सेकंड नंबर पे रहा है, मान लीजिए बीजेपी जीती है वहाँ पर, या कोई एनडीए का घटक जीता है, और जो पार्टी सेकंड पे है वो उसका अधिकार बन जाएगा जी। तो एक तो ये है फार्मूला। दूसरा ये है कि मुख्य जो समस्या आ रही है वो पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश,
बिहार में गठबंधन पहले से ही है, अब वो 5 सीट पे कांग्रेस लड़े या 8 पे लड़े, ये होना है, तय होना है। ठीक है, वो पिछले चुनाव का देख लेंगे रिकॉर्ड। ये झारखंड में है, बाकी स्टालिन के साथ भी ऐसे ही है, उनका भी पहले से चल रहा है गठबंधन यूपीए के ज़माने से। तो उन राज्यों में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन 3 राज्यों में ज़्यादा है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है दिल्ली में कुछ करीब करीब मोटे मोटे तौर पर एक सहमति इनकी बन गई है 4-3 पर सीटों पर। पंजाब में मामला थोड़ा फंसा हुआ है, और बंगाल में अभी ये तय होना है कि लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट अलग लड़ेगा, साथ में रहेगा ममता। तो वो ये तो आज है 28 तारीख, 29, 30, 31, 3 दिन बाकी हैं। तो 3 दिन के अंदर क्या कोई बड़ी बैठक होगी इनकी और कर दे, क्योंकि उसके बाद उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा जो उन्होंने जिससे घोषणा की है। दूसरी बात ये है कि ये आप सही कह रहे हैं, ये ऐसा लेबर पेन है कि सिजेरियन मांग की जरूरत पड़ रही है कि एकदम से इंडिया गठबंधन को उस वॉर फुटिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो वॉर फुटिंग में चल रही है। अब खबर तो ये भी है कि शायद जनवरी में उसकी लिस्ट आ जाएगी, कम से कम आधी से ज़्यादा। इनका क्या होगा, ये अपनी लिस्ट जारी करेंगे, अपना सीटें या लिस्ट तो चलिए जिस पार्टी की जो सीट होगी वहाँ वो जारी करेगी, लेकिन ये तो बता सकते हैं किसको कितना मिला, ये बताना होगा। भाई बिहार में कांग्रेस इतना लड़ेगी, आरजेडी इतना लड़ेगी, जेडीयू लड़ेगी, महाराष्ट्र में एनसीपी, शरद पवार, उद्धव गुट ये इतना लड़ेंगे, और कांग्रेस, ये तो उनको बताना पड़ेगा। तो ताकि पब्लिक में थोड़ा सा विश्वास रहे, इंटरेस्ट भी हो। अब संयोजक होगा कि नहीं होगा, अभी तक यही तय नहीं है। और संयोजक नहीं होगा तो फेस होगा कि नहीं होगा। आप चलिए सरकार के खिलाफ आप 20 आरोप लगा दीजिए, जो इनका चार्ज है, लेकिन ऑल्टरनेट विजन क्या देंगे आप? तो आपको एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता के सामने। तो ये सब तो इनको अभी जनवरी में करना पड़ेगा, और जल्दी करना पड़ेगा। यात्रा की जहाँ तक बात है, यात्रा का जो मैंने कुछ लोगों से बात हुई, कांग्रेस के लोगों से, उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं पूरी पार्टी यात्रा में चलेगी भारत जोड़ो यात्रा की तरह। शुरू में जब शुरू करेंगे उस दिन पार्टी के बड़े नेता वहाँ रहेंगे, बाद में स्टेट के नेता जो है वो टेक ओवर करते जाएंगे। जैसे मणिपुर से चलेंगे तो मणिपुर के जो कांग्रेस के नेता है वो उसको आगे बढ़ाते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मणिपुर साथ चलेंगे। उसके बाद मेघालय जाएंगे तो मेघालय में जो है उनको वो ले लेंगे, मेघालय के नेता ले लेंगे, फिर आगे नागालैंड के लीडर ले लेंगे, असम में असम के नेता ले लेंगे, बाकी अपने अपने राज्यों में फिर लग जाएंगे अपने काम पे। ये नहीं कि वो वैसा नहीं है कि जैसे दिग्विजय सिंह अब संयोजक है तो कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक, उनको कश्मीर तक जाना था, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा राहुल गांधी चलेंगे, बाकी स्टेट के नेता उनको ज्वाइन करते जाएंगे, और अपना स्टेट खत्म होते ही वो आगे पीछे लौट जाएंगे। ये एक फॉर्मेट है। तो इससे वो जो चुनाव वाली बात है उस पर असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कितना वोट में कन्वर्जन होगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से तमाम जो पॉइंट्स हैं ना, खास करके इंडिया गठबंधन को भी लेके कि किस तरीके से मूर्त रूप लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, विनोद जी ने बहुत अच्छे से उसको समझाया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस पर विचार तो कर रही होगी, और इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी, लेकिन वजह क्या है इस देरी की वो भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, एक तो आरएसएस के गढ़ में जाकर रैली करना, और दूसरा राहुल गांधी की यात्रा, इसको लेकर जो तमाम सवाल थे उसके जवाब विनोद जी से हमने जानने की कोशिश की है। और हर खबर से जुड़े अपडेट के लिए आप लगातार amarujala.com पर बने रहिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।